नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का एक एक मिनट में। आजमगढ़ के बसेरवा गांव में ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसकी तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे की दिशा को लेकर के भी विवाद हुआ था। मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना की जा रही है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके साक्ष्य के आधार में कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उधर हरदोई में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना सवाईजपुर की है, जहां 2 पक्ष मामूली बात में भिड़ गए और दोनों ओर से लोगों ने हाथ में डंडा लेकर एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। घटना पचदेवरा थाना इलाके के जलपालपुरा गाँव की है। वहीं मैनपुरी में भी पुरानी रंजिश में दबंगों ने फायरिंग कर डाली। जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की गई। हालांकि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। मामला दन्नाहा थाना इलाके के बखत गांव का है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में मंगलवार को लखनऊ और मुरादाबाद में वकीलों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में चैम्बर तोड़े जाने से वकील नाराज थे। मामला सदर तहसील का है, जहां छुट्टियों के बाद अपने चैम्बर टूटे जाने से वकीलों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही तहसील गेट के बाहर धरना भी दिया। वकीलों ने एसडीएम और तहसीलदार पर जानबूझकर बिना नोटिस चैम्बर तोड़ने का आरोप लगाया। बिना नोटिस दिए, विदाउट नोटिस हम लोगों का चैम्बर में जितनी सामानें थी और फाइलें वगैरह भी नष्ट हो गई, उसी के खिलाफ जी। उधर मुरादाबाद में वकीलों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया और मंडी पुलिस चौकी पर तैनात दारोगा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना भी दिया। वकीलों का आरोप है कि पुलिस चौकी पर तैनात दारोगा ने एक वकील और उनके परिजनों के साथ मारपीट की है। उधर अधिवक्ताओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक देहात ने आरोपी चौकी इंचार्ज मोहित काजला को जांच चलने तक चौकी से हटा दिया है। फिरोजाबाद में शराब पीने से चाचा भतीजे की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मामला खैरगढ़ इलाके के शेखुपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों ने गांव के ठेके से शराब खरीदी थी, जिसे पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शराब जहरीली थी, इसके चलते उनकी मौत हुई। 2 मेरे परिवार के हैं। ये मेरे मौसी का लड़का है, बड़ा भाई। तो ये शाम को इन्होंने कहाँ दारू पी है ये मुझे नहीं पता है। और एक परिवार में ही इन्होंने भी दारू पी। दोनों की कंडीशन सेम एक जैसी है, चेहरा से लेकर के बॉडी की पूरी कंडीशन। उधर शराब से 2 लोगों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस भी गांव पहुंची और परिजनों के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नबी चंद और दूसरे संजू यादव हैं। इनकी उम्र 35-40 साल की होगी। रात में दोनों बैठ के एक साथ शराब पिए थे। इनके परिजनों का कहना था कि इनको हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य बातों की जांच की जा रही है। त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद कोरोना के सेकेंड वेव का खतरा तेजी से बढ़ गया है। कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर अब यूपी में भी चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। इसको देखते हुए लखनऊ में डीएम ने पीजीआई, केजेएमयू, लोहिया अस्पताल समेत चिकित्सा संस्थानों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और कोरोना के समुचित उपचार और प्रभावी रोकथाम के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा कर प्लान एक्टिवेट करने के निर्देश दिए। अन्य जो मोबिलिटी बढ़ी है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी बढ़ा दी है और साथ ही साथ आज एक वृहद स्तर पे सारे कोविड अस्पताल जो लखनऊ में स्थित हैं, इनकी एक बैठक भी ली गई है। स्वास्थ्य मामलों पर नजर रखने वाली संस्था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ क्रोनिक कंडीशंस का भी मानना है कि सर्दियों के दौरान सभी वायरल बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से आ सकती है। ठंडी के मौसम में हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि कोरोना के रोग बढ़ते जा रहे हैं और डेफिनेटली ये 15 अगस्त के बाद चांसेस हैं, ये नहीं मैं कह सकता हूँ, चांसेस हैं कि कोरोना का दोबारा जो लहर है पूरे देश में आएगी। कोरोना वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना के वैक्सीन ट्रायल के डाटा के शुरुआती नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। कंपनी के मुताबिक नई वैक्सीन 95% तक कामयाब है। अगले कुछ दिनों में वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कंपनी ने अपने ट्रायल में करीब 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया। इसमें से आधा लोगों को 4 हफ्ते के बीच वैक्सीन की 2 खुराक दी गई, जबकि बाकियों को डमी इंजेक्शन दिए गए। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे यूएस FDA की मंजूरी मिलेगी, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हर किसी को वैक्सीन के 2 डोज देने होंगे। अमेरिका कंपनी फाइजर भी कोरोना वैक्सीन 95% तक कामयाबी के दावे कर चुकी है। हालांकि फाइजर की वैक्सीन को -75 डिग्री सेल्सियस में रखना होगा। तापमान इससे ऊपर हुआ तो वैक्सीन बेकार हो जाएगी, जबकि दुनिया में ज्यादातर हॉस्पिटल में इतने कम टेम्परेचर में रखने लायक फ्रीजर ही नहीं है। वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन को -20 डिग्री में रखने से ही काम चल जाएगा। फाइजर की वैक्सीन सिर्फ 5 दिन के लिए फ्रिज में सुरक्षित रहती है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन को 30 दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। साथ ही सीएम योगी ने बद्रीनाथ में यूपी पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने अगले सीजन तक आवास गृह का काम शुरू होने की उम्मीद जताई। आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा। ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को बद्रीनाथ में देखकर दर्शन करने आए श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। श्रद्धालु ने योगी योगी के नारे भी लगाए। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ दौरे के दौरान भारत के सबसे अंतिम गांव माणा भी पहुंचे, जहां सरस्वती नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी यहीं से बहती थी। बद्रीनाथ के माणा गांव के पास आर्मी पोस्ट पर सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत आर्मी के जवानों से भी मिले। इस दौरान सीएम योगी ने जवानों को मिठाई बांटी और खुद भी मिठाई खाई। सीएम योगी ने उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ भी की। कई वर्षों के बाद इस पावन धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। नर और नारायण पर्वत के बीच में पावन अलकनंदा के तट पर बसा यह पावन धाम हजारों वर्षों से भारत की सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। भारत की आस्था को एक नई प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होती है। उत्तराखंड में पर्यटन और श्रद्धा दोनों को सम्मान देने के लिए और पर्यटन की संभावना को विकसित करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो अभिनंदनीय है। कल से नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो जाएगी। 19 नवंबर को छोटी छठ और 20 नवंबर की शाम को घाटों पर पूजा पाठ किया जाएगा। इसके बाद 21 नवंबर की सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत पूरा होगा। लोक आस्था के महापर्व को लेकर गोरखपुर में बाजार सज गए हैं। हालांकि कोरोना काल में छठ की रौनक कुछ फीकी जरूर है। इस साल स्थिति खराब है और इससे दुकानदारी बहुत ही खराब चल रही है। गाँव को अपना ही है, बहुत खराब दुकानदारी चल रही है। उधर गोरखपुर नगर निगम ने भी छठ को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। राप्ती नदी के तट के साथ साथ शहर के पार्कों में भी पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है। राजघाट को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। घाटों की सफाई कराई जा रही है। घाटों पर नगर निगम अब साफ सफाई में जुटा हुआ, साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था कर रहा है। 20 तारीख की शाम और 21 तारीख की सुबह गोरखपुर के घाटों पर पूजा पाठ किया जाएगा और इसके लिए गोरखपुर में 100 से अधिक पार्कों में व्यवस्था की गई है। जो ताल पोखरे थे वहां पे सफाई की गई। यूपी में माफिया राज के खात्मे के लिए योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया जारी है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार इमरान जई के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के साड़ू भाई इमरान के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर वर्तमान में एक्सकॉन्डिंग इमरान जई का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 2500 वर्ग है, जिसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित है, जिसके क्रम में आज इसको एंटायरली डिमोलिश करवा रहे हैं हम लोग। जी हाँ, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। सुल्ताबाद के चकिया इलाके में इमरान का करीब 2500 वर्ग गज में बना आलीशान मकान पर बुलडोजर चला। ये बंगला बिना नक्शा पास किए बनाया गया था।
इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात रही। अपराध के अर्जित कमाई से इस बंगले को बनाया गया था। दरअसल इमरान बाहुबली अतीक के सभी अवैध धंधे और जमीन के कारोबार को संभालता है, जो मौजूदा समय में फरार चल रहा है, जिसकी प्रयागराज पुलिस को लंबे वक्त से तलाश है। इमरान का लंबा आपराधिक इतिहास भी है, जो अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल की पोती की पटाखे से जलने से मौत हो गई। सोमवार देर शाम पटाखा जलाते वक्त 6 साल की किया गंभीर रूप से झुलस गई थी। करीब 60% तक जल चुकी किया का इलाज प्रयागराज में चल रहा था। एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। किया को आज एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही किया ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 6 साल की किया कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुई थी। सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की मौत के बाद प्रयागराज के मिंटो रोड आवास पर पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी बीजेपी सांसद के आवास पर पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मासूम की मौत पर गहरा दुख जताया है। और उसका इलाज चल रहा था। रात में कल मेरी बात हो रही थी कि दिल्ली शिफ्ट करना है, बातचीत हो गई थी, लेकिन यह दुखद समाचार कोई प्राप्त होगा ऐसी संभावना नहीं थी। मैं पूरे परिवार के लिए सांत्वना प्रकट करने के लिए आया था। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। बर्फबारी और बरसात के बाद अब कोहरे ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। मथुरा में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इसके चलते वाहनों की भिड़ंत के मामले भी सामने आ रहे हैं। मंगलवार सुबह मार्ट इलाके में एक टेम्पो ट्रैवलर को कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ये तीनों लोग नोएडा से आगरा होते हुए बिहार जा रहे थे। उधर ताज नगरी आगरा में कोहरा घना होता जा रहा है। सुबह के समय कोहरे की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी इस कदर कम हो गई है कि वाहनों को सुबह भी लाइटें जलानी पड़ रही है, तो मौसम भी सर्द हो गया है। वहीं हमीरपुर जिले में कोहरे और ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे के चलते हाईवे में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कोहरे के चलते हादसे की आशंका भी बढ़ गई है। लोग इस कोहरे के पीछे वायु प्रदूषण को जिम्मेदार मान रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। वेलकम बैक। बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। कट ऑफ को लेकर हुए विवाद पर मामला हाई कोर्ट में चला गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही मानते हुए 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया, जिसके बाद 19 सितंबर को सीएम योगी ने एक हफ्ते के भीतर भर्ती निपटाने के आदेश दिए थे और 31,661 पदों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और इसी नोटिफिकेशन का और नंबरों के कट ऑफ पर शिक्षा मित्रों ने विरोध किया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस यूयू ललित की बेंच कल फैसला सुनाने वाला है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, तो क्या कल ये साफ हो जाएगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला? जी बिल्कुल अजय, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षकों के लिए, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपनी नियुक्ति को लेकर। हालांकि इस पूरे मामले में अजय जो लड़ाई है वो कट ऑफ को लेकर लड़ाई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है कि जो कट ऑफ है वो 60 और 65 ही माना जाए, जबकि जो तमाम याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा है कि जो कट ऑफ लिस्ट हो वो 40 और 45 नापा जाए। अब जो लड़ाई है अजय वो इसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या कट ऑफ लिस्ट तय करता है तमाम शिक्षकों की भर्ती के लिए। 60 और 62 का जो कट ऑफ लिस्ट है उसको लेकर पहले ही हाई कोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि तमाम जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। 31,000 शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और अगर कल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के फेवर में अपना फैसला देती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर होगी यूपी सरकार के लिए। लेकिन जो उनके साथ बैठने वाले जज थे एम सांतना गौर, उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम जो शिक्षा मित्र हैं उन शिक्षा मित्रों में अगर 40 और 45 की कट ऑफ लिस्ट पे पहले शासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है तो फिर कट ऑफ को आगे क्यों बढ़ाया गया। तो देखना चाहिए है कि जब कल 10:30 बजे जस्टिस यूयू ललित की बेंच इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी तो राहत किसे मिलती है।
ये बड़ा फैसला, बहुत सारे लोगों को इंतजार, खास करके उन लोगों को जो सालों से इस नौकरी के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। क्या कल वो इंतजार खत्म हो जाएगा, देखना होगा। और इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है। 23 नवंबर से यूपी में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शुरू होगी फिजिकल क्लासेस, शुरू हो जाएंगी। क्लास में बैठेंगे 50% स्टूडेंट। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। और नोएडा में कोरोना की अब रैंडम टेस्टिंग होगी। दिल्ली में जो संक्रमण बढ़ा है उसे देखते हुए यह फैसला किया गया है। दिल्ली में से आने वालों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। जो भी नोएडा में प्रवेश करेंगे उनको टेस्ट करेगी नोएडा का प्रशासन टेस्ट करेगा। नोएडा डीएम सुभाष एलवाई ने न्यूज़ 18 को यह जानकारी दी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर की भौगोलिक स्थिति ऐसे है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में है, अतः समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है और ये खुला रहेगा। परंतु इसके बावजूद भी हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लक्ष्मी विलास बैंक की निकासी की सीमा तय कर दी गई है। 20,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर रोक लगा दिया गया है। 25,000 से ज्यादा एक बार में नहीं निकाल सकते। आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को यह सुझाव दिया था। आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को कहा था आज से 16 दिसंबर तक रहेगी सीमा। सुझाव पर वित्त मंत्रालय का फैसला। और खुशी पलों में उत्तराखंड की खबरें।